हरियाणा में जिस तरीके के एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, जाहिर है कि कांग्रेस के लिए 10 साल बाद सत्ता वापसी की बात की जा रही है, लेकिन इसी बीच में बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम भी जीतने वाले हैं और सारे एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, इससे ठीक उलट नतीजे सामने आएंगे। फिर जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड सदस्यों की जो बात सामने आई उसको लेकर भी विपक्ष को समस्या है, जबकि पुडुचेरी विधानसभा मॉडल भी कुछ इसी तरीके का है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पहुंची थी। मैं ये दोनों चीजों पर आपका टेक चाहती हूँ कि आपका एनालिसिस इसको लेकर क्या कहता है, कल किसका मंगल होगा, किस तरीके की स्थिति बन रही है, क्या समझ में आ रहा है? थैंक यू पूर्णिमा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। आपका जूम लिंक थोड़ा सा उसमें डिले है, इसलिए माफी चाहता हूँ। दो चीज है, हरियाणा में मैं खुद स्वयं काम कर रहा था और मैंने पहले भी कहा है और बहुत सारी शोज पे कहा है, कांग्रेस 55 क्रॉस करी है हरियाणा में। हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, यहाँ तक कि उनमें इतनी इंटरनल फाइटिंग थी, खट्टर जी वर्सेस सैनी जी वर्सेस अनिल विज जी वगैरह। जैसे कि अंबाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग बीजेपी होल्ड है, वहां पे 4 असेंबली सीट है, कांग्रेस 3 जीतने जा रही है। अंबाला कैंट ऑफ कोर्स अनिल विज जी रेस में आए रहे, तो 55 प्लस कांग्रेस क्रॉस करेगी। मेरा पर्सनल एनालिसिस है 61 तक कांग्रेस जा सकती है। जहां तक सवाल है जम्मू एंड कश्मीर का, मुझे लगता है कि अगर सेंटर की इंटरफेरेंस ना हो तो एनसी कांग्रेस सरकार बना सकती है। जो एग्जिट पोल्स आई, 5 विधायक जो वोटिंग मेंबर्स है, यस, इस पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन उसको अगर छोड़ भी दे तब भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार बना सकती है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि उनको फिर उन इंडिपेंडेंस के साथ जाना होगा। एग्जाम्पल राशिद इंजीनियर जी, जिसके वजह से उनको सारे मुल्क के अंदर बहुत नुकसान होगा। मेरा पर्सनल एनालिसिस है, जो पीडीपी को सीट्स दिए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कमी होगी, उसकी में थोड़ी सी कमी होगी वैली के अंदर, और बीजेपी को जो सीट दी जा रही जम्मू में उसमें भी थोड़ी कमी होगी, और एनसी कांग्रेस कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। सिर्फ यही उम्मीद है कि गवर्नर साहब का फैक्स मशीन बनना, ये मेन चीज है, और गवर्नर साहब एसजी साहब बीमार ना हो और वो राजस्थान या मध्य प्रदेश या किसी उत्तर प्रदेश या किसी बीजेपी सरकार स्टेट सरकार के अस्पताल में ना, बस ये उम्मीद करते हैं। लेकिन आपने कहा कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये 5 नॉमिनेटेड विधायकों की मैं बात कर लूं तो इससे पूरा नंबर गेम चेंज हो जाएगा ना तहसीन। 95 हो जाएंगे आपके, फिर जो आपका जो जादुई आंकड़ा है वो 48 का हो जाएगा बहुमत का। अब अगर मैं एग्जिट पोल के लिहाज से भी बात करूं, मान के चलिए कि अगर 30 तक भी बीजेपी चली जाती है, और फिर बीजेपी लगातार इस बात पर है कि निर्दलीय साथ में हो सकते हैं, और कई जगह निर्दलियों को एक सेफ पैसेज भी उनकी तरफ से दिया गया है इनफैक्ट, तो मान के चलिए कि अगर ये 30 तक भी जाके और निर्दलियों के साथ आके, तो आपको लगता है 48 क्रॉस नहीं कर पाएगी या 48 तक नहीं जा पाएगी बीजेपी? बीजेपी 30 क्रॉस नहीं करेगी, हाँ। लेकिन अगर आप जो सारे एग्जिट पोल्स हाईएस्ट उनको दे रहे, 27-28 हाईएस्ट दे रहे, और फिर उसके साथ अगर इंडिपेंडेंस के साथ चलेंगे तो कौन से इंडिपेंडेंस है वो? पूर्णिमा जी, राशिद इंजीनियर, सज्जाद लोन, इन लोगों, इंडिपेंडेंस प्लस अदर्स, इन लोगों के साथ। तो फिर राशिद इंजीनियर कहते 370 वापस आना चाहिए, बीजेपी ने 370 हटाया है, तो फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? तो अगर आप राशिद इंजीनियर के साथ जाते हो, जो कहते हैं कि वो भारत के संविधान में यकीन ही नहीं रखते, तो फिर बीजेपी में बाकी देश में उनका नुकसान होगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति, बीजेपी भी वो मिस्टेक जो उन्होंने पीडीपी के साथ की, मैं बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस अगर करूं तो दोबारा से करना चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स ये 5 वोटिंग एमएलए का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, लेकिन मैं मानता हूं अगर पीडीपी के 2 सीटें कम होगी, क्योंकि पीडीपी को आउटर लिमिट 7-8 दिया जा रहा है, अगर वो 4 पे सीमित हो गए 3 पे, और मैं सोचता हूं कि वैली में हो सकता है। और सेकेंड चीज, जम्मू में अगर बीजेपी समझो 23-24 हो गई, तो फिर तो अलायंस में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, एनसी कांग्रेस फ्री पोल अलायंस में बना देगी सरकार। सिंह साहब इस पर काउंटर रखना चाह रहे हैं? आरपी सिंह साहब, देखिए, सोच ये है कि जो लोग संविधान को मानते हुए चुनाव लड़ते हैं, ये उसको भी चैलेंज करते हैं। राशिद इंजीनियर खुद जब चुनाव लड़े, उन्होंने शपथ ली, जाकर पार्लियामेंट में संविधान को मान्यता देते हुए शपथ ली। या जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, उन्होंने ये माना कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, अभी चुनाव लड़ पा रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न रहना चाहिए, परंतु हाँ, इन्होंने हमारे गवर्नर साहब को कह दिया कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, अलग अलग बददुआएं इन्होंने आज ही दे दी उनको। चलिए, इनकी सोच है, ये किसी की व्यक्ति को लेकर इस प्रकार की सोच रखते हैं कि वो बीमार हो जाए तो ठीक न रहे। आप चिंता मत करिएगा तहसीन साहब, एलजी साहब ठीक है। मैं माफी चाहता हूँ, सर, एक मिनट से टोका नहीं आपको सर, तहसीन साहब आप बोल लीजिएगा, आपने बोला सबने सुना।
हाँ आप बोल लीजिए। हाँ प्लीज आप प्लीज बोलिए। मैं एक पूर्णिमा जी एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, आप प्लीज बोलिए। तो एलजी साहब ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और वहां पर सरकार भी बनेगी। ये जो दिखता है कि हम लोग वहां पर लार्जेस्ट पार्टी होंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे, और उस नाते से अपेक्षा करते हैं कि एलजी साहब हमको पहला निमंत्रण देंगे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण से। अब ये लोग दुहाई देंगे कि इनका अलायंस था पहले से एनसीए और कांग्रेस का। वो अलायंस कैसा था कि 5 सीटों में आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे लोग। तो वो कितना अलायंस था, कैसा अलायंस था, होगी था नहोगी था, पता नहीं हमें, परंतु हाँ कहने को अलायंस था। वो एलजी साहब के ऊपर है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएंगे या जो आपस में लड़ रहे थे उस अलायंस को बुलाएंगे। ठीक है, तो हमें अपेक्षा कि हमें बुलाएंगे और हम वहां पर अपनी सरकार बनाएंगे। मैं एक ही लाइन, 2 ही लाइन चाहता हूँ। ठीक है, हाँ जल्दी से तहसीन। हाँ 2 ही लाइन चाहता हूँ। मैं सिंह साहब की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सिंह साहब ने आपके शो पे कहा कि उन्होंने जिनकी राशिद इंजीनियर साहब की जो डिफेंस की, मैं उससे हैरान हूँ कि सिंह साहब बीजेपी के बेहतरीन प्रवक्ताओं में से एक है। अगर राशिद इंजीनियर साहब इतने ही अच्छे व्यक्ति हैं तो फिर एनआईए ने उन पर टेरर चार्जेस क्यों लगाए? और टेरर यूएपीए की चार्जेस में ये लगा है कि वो हफीज सईद के टच में उनसे पैसे लेते, पहली बात। दूसरी बात, ये वही रशीद इंजीनियर है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होती है पाकिस्तान को चीयर करता। आज अगर आप इस नेशनल चैनल पे पूर्णिमा के शो पर जो नंबर 1 शो है देश में, आप राशिद इंजीनियर साहब की तारीफ करते हो तो मैं आपको सलाम करता हूँ। या आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती या बीजेपी की सोच हो सकती, मैं उसमें नहीं जाता। तीसरी चीज, मैं एलजी साहब के लिए बहुत दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे। मैं सिंह साहब एक सेकेंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं sarcastically कि वो कहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ना चले जाए या उनका फैक्स मशीन बंद ना हो जाए। ये मैं sarcastically कह रहा हूं क्योंकि अगर क्लोज रेस होते हम अक्सर देखें कि जो गवर्नर्स है या एलजीए उनकी भूमिका कैसी थी। ये मैं sarcastically कह रहा हूं। मैं पर्सनली चाहता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। ठीक है सिंह साहब, जल्दी से फिर मैं बाकी मेहमान भी हैं। एक मिनट पूर्णिमा, नहीं ये बड़ा जरूरी है। हाँ बोलिए सिंह साहब बोलिए। मैंने इंजीनियर रशीद को कोई क्लीन चिट नहीं दी, ना कोई सर्टिफिकेट दिया। उनके खिलाफ जो चार्जेस है उसमें कोई क्लीन चिट नहीं दी। मैंने कहा जो व्यक्ति वहां पर जीत कर आ रहा है, जो चुनाव अभी असेंबली में लड़े हैं, अगर वो संविधान को मानकर चुनाव लड़े हैं तो उनका भी वैसा ही अधिकार है जैसे किसी और का अधिकार है। ये मैंने राशिद इंजीनियर को कहीं कोई क्लीन चिट नहीं दी। उसके खिलाफ एनआईए के चार्जेस हैं, वह दोषी साबित होगा कोर्ट के अंदर, ये हमारा मानना है। ठीक है, जल्दी से मोहम्मद रफीक साहब अपनी बात रख लीजिएगा क्योंकि एग्जिट पोल में पीडीपी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई पार्टी नजर आ रही है। तो ऐसे में कोई आपका प्लान बी, कोई प्लान सी कुछ तो होगा, क्योंकि इससे पहले 10 साल पहले तो बीजेपी के साथ मिलाकर आपने सरकार बना ली थी, तो अब क्या? अनम्यूट करेंगे रफीक साहब। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में जो एग्जिट पोल इस वक्त दिखा रहे हैं, हम इसके साथ इत्तेफाक नहीं करते। आप देखें कि कल जब आपके पास नतीजे होंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बेहतर तरीके से और बेहतर नतीजा आपको देगी। जहां तक सिंह साहब के बयान का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में उन्हें 1-2 बातें इशारा दे दिया। नंबर 1, उन्होंने रशीद साहब को एक स्पेशल मशीन में लगाकर जिस तरह से बीजेपी की आदत है तो उनको दो लिया, उनके सारे मामला को दो लिया, उसके साथ ये हाथ भी बढ़ा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं भी दुआ करता हूं कि गवर्नर साहब की जो सेहत है वो ठीक रहे और फैक्स मशीन ठीक रहे। क्योंकि जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है सारे हिंदुस्तान में जहां फैक्स मशीन भी खराब हो जाती है, जहां पर आप इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते और कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं कर सकते। सही तो फैक्स मशीन ही सही। एक मिनट अगर ये सारी चीजें दुरुस्त रही तो फैक्स मशीन ही सही। तो अगर ये सारी चीजें दुरुस्त रही तो नॉन बीजेपी और एक सेक्युलर सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी से सोहेल काज़मी साहब से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। इतने सेक्युलर है, इनसे पूछ लीजिए कुरान वाली की कब्र पर जाकर आंसू बहाते हैं ये लोग। ठीक है, अरे आप लोग दाया ना दे देना, हमें पता है आप लोगों की कब्र पर जाकर आंसू बहाने वाले कितने सेक्युलर है, सबको पता है। अरे आप पर उंगलियां उठेगी, आप एक उठाओगे, आप पर 10 उठेंगे, आप क्या तरीके कार है, माइनॉरिटीज के साथ, मुस्लिम्स के साथ, सारी दुनिया जानती है। जिससे जो लोग अपनी नौकरियों की डिमांड करते हैं कितने सेक्युलर। ठीक है सिंह साहब प्लीज, मोहम्मद रफीक जी प्लीज।